एवरीवन, जहां हमने लास्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखा और उसके बाद हमने देखा थॉमसन मॉडल, और उसमें हमने डिस्कस किया कि थॉमसन ने एटम का जो मॉडल दिया वो किस तरीके से दिया। उसने एक एग्जांपल लिया वाटरमेलन का कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज है जो उसको न्यूट्रल बना रहे हैं। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल की, जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जो हमें सबसे ज़्यादा जो एटम है उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कोई भी एटम है वो किस तरीके का बना है या किस तरीके से वो एटम होता है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया वो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, क्या कर रहे थे वो? सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता था। जैसे मान लो सपोज करो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको मॉडल दिखाऊं, तो मान लो सपोज करो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम, क्योंकि प्रोजेक्टर तो है नहीं तो उसके थ्रू हम किसी वीडियो को दिखाएं, तो यहाँ पे मान लो सपोज करो हम इस तरीके से कोई भी एक सर्कुलर रिंग है, जैसे आप मान लो अज्यूम करो कि ये कोई भी सर्कुलर रिंग है, आपको यहाँ पे बीच में कोई भी एक बड़ा सा वेट का आपने कोई भी बड़ा सा पत्थर लटका दिया, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, ये लगा दिया। अब आपको बोला जाए कोई ऐसी हल्की सी चीज, जैसे आपने देखा होगा एक छोटे से वो मन के आते हैं, छोटे से दाने दाने से आते हैं, आप उनको बम्बार्ड कीजिए। आप दूर खड़े हो और इसके ऊपर फेंकिए। जब आप फेंकोगे तो आप देखोगे कि वो जो हल्के से जो छोटे छोटे दाने हैं वो लगभग सीधे निकल जा रहे हैं। वो यहां आएगा, किसी से टकरा है? नहीं टकरा है, वो बिल्कुल सीधा निकल गया। यहां आया, सीधा निकल गया। इधर आया, सीधा निकल गया। मतलब इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हम बहुत ज्यादा बार फेंकेंगे, बहुत ज्यादा बार बम्बार्डमेंट करेंगे, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं वो सब क्या होंगे? सीधे निकल जाएंगे, इसके बीचों बीच निकल जाएंगे। ठीक है, निकल गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में हम बीच में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे, कई बारी ऐसा होगा, कुछ केस ऐसा होगा जब हम उसको बम्बार्ड करेंगे तो वो इसके कोने से टकराएगा। यहां पे मान लो इसके हल्का सा कोने से टकराएगा, और जैसे कोने से टकराएगा तो वो क्या होगा? डेविएट हो जाएगा, उसका रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। वो स्ट्रेट जाना था लेकिन वो डाइवर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका हल्का सा इससे कोलिजन हुआ, और कोलिजन हुआ तो वो इससे टकरा के वो साइड में चला गया। एक केस ऐसा हुआ जब हमने 10,000 20,000 बार ट्राई किया, उसके बाद एक केस ऐसा हुआ जब बिल्कुल बीच में यहां पे टकराए और टकरा के फिर वापस उसी पोजीशन में, जिस जगह से टकराया, जिस तरीके से टकराया, उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। मतलब बाउंस बैक कर रहे हैं। कुछ केस में ऐसा होता है। मतलब इसी के थ्रू वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से वो समझाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चीज समझाने की कोशिश करते हैं? कि हमारा एटम किस टाइप का बने है। मैं लास्ट वीडियो में तो आपको अच्छे से समझा नहीं पाया, क्योंकि इसके थ्रू अब आपने देखा तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाना चाह रहा है? वो समझाता है कि हमारे पास सबसे पहली चीज तो ये रदरफोर्ड कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी पे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे। ठीक है, रेडियो एक्टिव होते जैसे पोलोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, इस तरीके के यूरेनियम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो इनके ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स पे काम कर रहे थे। अगर यदि हम बेसिकली ये बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स पे काम था उनका। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, इस चीज को छोटा सा समझ लेते हैं। अल्फा पार्टिकल होते क्या है? अल्फा पार्टिकल जस्ट सिमिलर होते हैं हीलियम गैस। जैसे आपने सुना होगा हीलियम गैस के बारे में, सुना है? हीलियम गैस क्या होती है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन 2 होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस टाइप का हमारे पास कोई कम स्पीसीज होते हैं। अगर यदि मान लो सपोज करो मैं हीलियम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं, मैंने जैसे क्या किया, हीलियम गैस उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इजेक्ट करते मेरे पास ये क्या बन गया? हीलियम 2 पॉजिटिव बन गया। हीलियम 2 पॉजिटिव बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के बाद मेरे पास ये 2 पॉजिटिव बन गया। अब इसमें क्या बचा है? सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इनकी वजह से अब इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं। ठीक है, वो हीलियम के सिमिलर होते हैं। जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट करते हैं तो वो 4 समथिंग कुछ वैल्यू होती है। वो आपको इतना ज्यादा डिटेल नहीं देखना है, अल्फा पार्टिकल के बारे में छोटा सा पता होना चाहिए। ठीक है,
अब अगर यदि हम देखें तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या सेटअप किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक रेडियो एक्टिव, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर यदि आप उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो तो तुरंत वो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, कैंसरियस सेल, कैंसर बनाने में, या उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर यदि हम इसकी बात करें तो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर अब ये रेज अपने अंदर से जनरेट करते हैं, रेज छोड़ते हैं, अगर यदि इनकी रेज हमारे कांटेक्ट में आ गई तो हम क्या होंगे, हमारे लिए हार्मफुल होगा, हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बहुत सारे हमारे लिए ये कह सकते हैं हम हैजार्डस होते हैं। तो इससे बचने के लिए इन्होंने एक चैम्बर बनाया इसके चारों तरफ, और चैम्बर था वो लेड का था, लेड चैम्बर इन्होंने बना दिया। लेड चैम्बर क्यों? क्योंकि इसकी रेडिएशंस बाहर ना आ सके, इसके रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में ना आ सके, ठीक है। ये मेरे पास में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक पोलोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, या एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सेट किया, इसके सामने एक, क्योंकि हमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक बिल्कुल पतली सी लाइट, मुझे बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में लाइन चलने वाली लाइट हो, वो मेरे को मिलनी चाहिए। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास में ऐसा नहीं है कि लाइट है ऐसी ले ले कि जो डाइवर्ट होती हो, जिसके मतलब यहीं से वो इतनी चौड़ाई में जा रही हो, एक बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे बीच में एक लेड की एक स्लिट लगाई बीच में, कि ताकि हमें एक ही स्ट्रेट लाइन में लाइट मिले और वो बिल्कुल उसके आरम पार जाए, ठीक है। इसके आगे उन्होंने गोल्ड की एक फॉइल लगाई। गोल्ड की एक फॉइल का मतलब है उन्होंने एक ऐसी फॉइल लगाई, ऐसी एक पतली सी चादर लगाई। देखो अब गोल्ड लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड तो बहुत महंगा होगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसने यूज इनका किया कॉपर का। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे गोल्ड की फॉइल लगा दी या सिल्वर की फॉइल लगा दी, मोस्टली उन्होंने यूज किया गोल्ड का। अब गोल्ड तो महंगा है और वो एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को पहनने को नहीं मिल रहे, वो एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। क्यों यूज किया गोल्ड को? यूज इसलिए किया क्योंकि गोल्ड को अगर यदि हम देखें तो इसमें मेलिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मेलिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर यदि हम इसको एक पतली सी लेयर में बनाने की कोशिश करें, एक पतली सी लेयर बना सकें, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है वो गोल्ड की होती है। दूसरे कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जिनकी मेलिएबिलिटी इतनी अच्छी हो जितना कि गोल्ड की होती है। क्योंकि हमें क्या कोशिश करनी है, हमें इसको बिल्कुल ऐसा बनाना है जैसा हमारे पास में वो होता है ना टिश्यू पेपर, बिल्कुल उस लेवल का बनाना, बिल्कुल पतली सी लेयर बनानी है। मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स है वो बहुत कम होने चाहिए, उस लेयर में जो हम ले रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स कम होने चाहिए। क्लियर है? क्यों कम होने चाहिए? क्योंकि मेरे पास में जब यहां से बम्बार्डमेंट होगी, किसकी बम्बार्डमेंट होगी? जब ऑब्वियस सी बात है अगर यदि हम किसी के ऊपर गोली चलाएंगे तो गोली उसके आर पार ही तो जाएगी, गोली आर पार जाएगी। अगर यदि मैं यहां से अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर रेडिएट करता हूं, अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर रेडिएट करता हूं, तो इनका जो साइज है, इनके अंदर वेट है, ये पार्टिकल्स थोड़े से हैवी है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? इन्होंने यहां पे गोल्ड की फॉइल लगाई तो ये इनके बिल्कुल आर पार जाने चाहिए, क्रॉस करने चाहिए, क्योंकि क्रॉस करेंगे जब एक बिल्कुल पतली सी लेयर है और हम गोली से अगर किसी को वो करेंगे, हिट करेंगे, बंदूक से अगर यदि हम किसी को गोली लगाएंगे, मारेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके आर पार जाएगी। अगर यदि मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर की बात कर रहा हूँ तो टिश्यू पेपर में अगर यदि हम गोली चलाएंगे तो वो अपने आप सीधी पार ही तो जाएगी, वो रुकेगी थोड़ी। इन्होंने क्या किया, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खेल खेल रहे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जब हम किसी की बम्बार्डमेंट करेंगे तो हमारे पास चमक पैदा होगी, हमारे पास में मतलब उसमें फ्लोरोसेंस होगा। फ्लोरोसेंट कोई भी ऐसा मटेरियल लगाए जिससे हमें पता चले कि इसमें से बम्बार्डमेंट किया है तो हमें चमक मिल रही है। क्या किया इन्होंने, इसके चारों तरफ जो गोल्ड फॉइल है इसको सारे को कवर किया उन्होंने, गोल्ड के फॉइल को कवर कर दिया। किससे? किसी भी फ्लोरोसेंट मेटल से, फ्लोरोसेंट से, और फ्लोरोसेंट कंपोनेंट हमारे पास में जिंक सल्फाइड था।
ताकि वो हमें ये एहसास दिला सके, हमें पता चल सके कि यहाँ से जैसे हमने पार्टिकल्स को इस पे बम्बार्डमेंट किया तो चमक हो रही है, इसमें हमारे पास में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, जनरेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया उन्होंने देखा कि यहां से बम्बार्डमेंट कर रहे बम्बार्डमेंट कर रहे लगातार लगातार यहां से स्ट्रेट लाइन जाने लग रही, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, सारे के सारे पार्टिकल्स एकदम सीधे जा रहे हैं। गोली चलाई सीधी निकल गई, गोली चलाई सीधी निकल गई। आप ऐसा लगा लो कि टिश्यू पेपर, आप किसी भी अखबार को आप सामने लगा लो, आप अपने सामने अखबार लगा दो और अखबार लगाओगे, फिर आप गोली चलाओ, गोली चलाओगे, वो अखबार के बिल्कुल आर पार निकल जाएगा, बिल्कुल बाहर सीधा। ठीक है, यहां से बिल्कुल जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज है, जो अल्फा रेज है, वो जैसे इस गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे वो बिल्कुल सीधी निकलेगा, बिल्कुल सीधी, एकदम स्ट्रेट। लगभग 99% सारे पार्टिकल्स इसमें से स्ट्रेट जा रहे हैं। जो इनको देखने वाले थे, इनके एक्सपेरिमेंट को देखने वाले थे, वो पागल हो रहे थे, वो हंस रहे थे इस चीज़ पे, यार पागल है, ये चीज़ देखने लग रहा है कि स्ट्रेट जा रहे, ये तो सब जानते हैं। इनकी ये बात तो सभी को पता है कि अगर यदि आप किसी के अंदर किसी हैवी पार्टिकल को अगर यदि आप बम्बार्ड करो तो सीधा ही निकलेगा, उसे कौन रोकेगा, क्योंकि उसमें फोर्स इतने। अब यहाँ पे एक बात निकल के बहुत बड़ी बात आई, उन्होंने जैसे यहां से एक पार्टिकल को बम्बार्ड किया, इसके ऊपर जैसे डाला तो उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल डेविएशन दिखा रहा है, एक पार्टिकल डेविएट होके गया उसमें, मतलब पहले तो जो स्ट्रेट निकल रहे थे, अब एक पार्टिकल डायरेक्शन बदल के गया है। उसने ये चीज नोटिस की, पार्टिकल चेंज कर गया, पार्टिकल अपनी लाइन में जहां पे वो स्ट्रेट जा रहा था, अगर कोई मेरे को गोली मारेगा, गोली यहां तक आई और फिर वो मुड़ के चली गई, यहां से आई, इस तरीके से आई और एकदम से डेविएट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को गोली सीधी जब चल रही है तो ऑब्वियस ही बात है वो सीधी आनी चाहिए, सीधी लगनी चाहिए, निकल जाएगी बिल्कुल जो दुनिया कह रही है। लेकिन वो गोली आ रही है और वो एकदम से डेविएट हो गई, उसके एंगल में डेविएशन हो रहे हैं। 99% तो सीधी निकल गई, लेकिन वहां पे देखा एक पार्टिकल ऐसा आया जो डेविएट कर गया। ये बात यहां पे चकराने वाली है। चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, फिर वो पागलों की तरह लगा हुआ है, चलो ठीक है देखते हैं। अब एक केस और हुआ, और उस केस में क्या हुआ कि जैसे उसने यहां से बम्बार्डमेंट किया, यहां से इस पार्टिकल को जैसे अल्फा पार्टिकल को डायरेक्ट किया, और पता चला जैसे गोली चली वापस चली गई, वो यहां से यहां पे आ रही है और वापस इस पोजीशन में आ गई, वापस इधर चल पड़ी। ये क्या भाई, गोली कोई मार रहा है और वो वापस यहां आके वापस हिट किया, पहले वापस चली जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे यही था कि चलो ठीक है, बम्बार्डमेंट हो रही है, पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पार्टिकल में डेविएशन, ये कैसा? दूसरा, बाउंस बैक, ये कैसा? बाउंस बैक तो तभी होगा अगर यदि मान लो, सपोज करो, अगर एक सामने से साइकिल वाला आ रहा है और एक इधर से ट्रक वाला आ रहा है, ट्रक वाले को साइकिल वाला बोलेगा मैं तेरे अंदर से पार कर जाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? ट्रक वाले के बीचों बीच, ट्रक से बीचों बीच साइकिल निकल सकती है? नहीं निकल सकती। अगर मेरे पास इसका जो अल्फा पार्टिकल्स है, इसका वेट है, अगर किसी में वजन है, किसी में वेट है और दूसरे में वेट नहीं है, तभी तो ये इसको क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल पार निकल जाएगा। लेकिन अगर यदि मान लो सपोज करो इसमें वेट है और सामने इस वाले में दूसरा एक और कंपोनेंट है, उसमें ज्यादा वेट है, तो ये क्या करेगा? वापस आएगा। मतलब सबसे बड़ी बात चकराने वाली यही थी, और वो क्या थी कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है मेरे पास में, कोई ना कोई तो एटम में, बिल्कुल बात ठीक है, एटम है, इस एटम के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसके पास में क्या है? वेट है, और वो वेट हल्का नहीं है, वो वेट बहुत भारी है। क्यों है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में जो वेट है वो ऑलरेडी ज्यादा है,
अल्फा पार्टिकल्स की रेज में वेट है और वो ज्यादा है। अब जब वो हिट कर रही है तो इसका मतलब ये बाउंस बैक कर रहा है, तो इसका मतलब ये वेट उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा वेट का है। यहां से तो साइकिल आ रही है, यहां पे ट्रक खड़े, कोई ना कोई जगह एक ऐसी है जहां पे ये वेट है। बात क्लियर है? तो उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स दिए। क्या क्या कंक्लूजन दिए? उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या की। सबसे पहली चीज तो उन्होंने ऑब्जर्व की कि यहां से 99% अल्फा रेज, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा रेज निकल रही है वो स्ट्रेट जा रही है, विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट किसी भी तरीके का, या हम ये कह सकते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, स्ट्रेट जा रही है, निकल गई, पार हो गई, खत्म हो गया, ठीक है, कोई यूज ही नहीं उसका। दूसरा, बहुत कम, वेरी लेस पार्टिकल्स है, उनमें डेविएशन हुआ, उनका जो एंगल है वो डेविएट हुआ और वो बहुत कम हुआ। एंगल है मतलब जब वो एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं तो वहां से हल्का सा डेविएशन हो रहा है, हल्का सा डाइवर्जन हो रहा है, उनके एंगल में हल्का सा डाइवर्जन है। ये हो गया, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो गया होगा, क्या बड़ी बात है, ऐसा हो सकता है, जनरली हो भी सकता है, कोई बात नहीं है भाई। बेचारे को मन कर गया होगा, अगर यदि गोली चली है तो उसको मन कर गया होगा कि मैं तो नहीं लगूंगी, आई सीधी, और वो कहे मैं नहीं लग, ये लो चली गई, मैं नहीं लगूंगी, जाओ, चली गई, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है, क्या पता गोली का मन बदल भी जाए। लेकिन इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जब हम ये कह सकते हैं वेरी वेरी लेस या वेरी फ्यू, या हम ये कह सकते हैं एक 20,000 बम्बार्डमेंट्स में से, ये बोला गया उसने, ऐसा नहीं है कि उसने एक दो एक्सपेरिमेंट की, एक दो बार ही बम्बार्डमेंट की, उन्होंने लगभग पता नहीं कितनी बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि एक कम से कम 20,000 बार ट्राई करने के बाद एक गोली ऐसी आई, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला जहां पे जो रेज थी वो वापस बाउंस बैक कर रही थी, बाउंस बैक, वापस आ रही थी, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी उसी एंगल पे, वो स्ट्रेट जा रही थी, वापस एंगल पे आ गई। ये वाली बात जो सबसे ज़्यादा है, वो वहाँ से इन पॉइंट से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है। और वो क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है? वो ये कंक्लूजन निकालता है कि जैसे, क्योंकि अभी तक लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, अभी तक लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल चल रहा था, क्योंकि जो पहले कह के जाएगा, जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि मैंने कोई नई बात कह दी है, इस ज़माने में मैंने कोई नई बात कह दी है, पहली बात तो मैं कह ही नहीं सकता, ऊपर से चलो कोई बात नहीं, मान लो सपोज करो मैंने कह दी है, तो उसी चीज़ को माना जाएगा कि हाँ भाई उन्होंने ये चीज़ कही है। अभी तक किसी ने ये बात कह रखी थी, किसने? थॉमसन ने क्या बात बोली हुई थी? थॉमसन ने बोला हुआ था कि मेरे पास में कोई भी एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, उसका जो सरफेस है वो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उसके बीच में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है, ठीक है। इस चीज को अगर यदि मान के चले तो रदरफोर्ड ने देखा, अगर मेरे पास में कोई भी एटम इस तरीके का है, मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज को डाल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर रेडिएट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास में यहां पे मान लो सपोज करो मैं इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास यहां पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। अगर मैं इस मॉडल को मानता हूं तो मान लो सपोज करो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, वो यहां से आया सीधा निकल गया होगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो भी सकता है कि भाई वो यहां पे कोई भी ना टकराया हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज ना आया हो, कोई भी नेगेटिव चार्ज ना आया हो, बिल्कुल निकल गया हो, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हो, चला भी गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि भाई जहां पे ना पॉजिटिव बीच में है रास्ते में, ना नेगेटिव बीच में, मान लो कभी ऐसा हो किसी भी, अगर यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमें कहीं भी किसी भी जगह पे, बहुत सारे दुनिया भर के पुलिस स्टेशन आते हैं, कहीं भी पुलिस ना भी रोके, पुलिस वाले बाहर ही ना खड़े हो, उसी टाइम पे अंदर गए हो सकता है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा है, चला गया होगा। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल यहां पे आए
चलो ये बात भी ठीक है कि भाई मान लो उस रास्ते में हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके साइड में टकराया, तो इस तरीके से जाना चाहिए, एक जगह पे चला जाए। लेकिन थॉमसन के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास तो ओवरऑल क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान देना इस बात को, ये बात समझने वाली है। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास में जो ये मॉडल है जहां पे ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहां से हम किसकी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव की तो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पे मारूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। जब ये ओवरऑल पॉजिटिव है तो मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्ज से टकराए, पॉजिटिव चार्ज से टकराए, रिफ्लेक्ट हो, बिल्कुल डेविएशन हो, इसमें बहुत सारा डेविएशन हो, ज्यादा से ज्यादा डेविएशन होना चाहिए था। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि 99% तो जा रही है सीधी, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। 99%, मतलब ये कह दो कि भाई सारा ही बाहर जा रहा है, सीधा जा रहा है। लेकिन यहां पे थॉमसन के हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए था कि 99% में तो डेविएशन होना था और 1% में क्या होना था, स्ट्रेट जानी चाहिए थी। हो सकता है कि स्ट्रेट चली जाए, ये कहना चाहिए था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स दिए। और वो कंक्लूजन क्या क्या दिए, उन्होंने बोला अगर मेरे पास में कोई भी एटम है, कोई भी एटम, हम थॉमसन के मॉडल को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं उसमें कुछ कंक्लूजन बताने की कोशिश करूंगा। क्या बोले कि देखो मेरे पास कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है, बिल्कुल ठीक है भाई, आपके पास में एटम होगा, मान लिया हमने कि आपके पास एटम होगा। वो सबसे पहली चीज, उसका जो लगभग पार्ट है, लगभग एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट वो एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है। हैं? ये कौन सी बात कह रहे हो भाई आप कह रहे हो कि एटम है और उस एटम का लगभग पार्ट खाली पड़ा है। खाली कैसे हो सकता है, बोले खाली है। खाली क्यों है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने जब उस पर बम्बार्ड किया तो पॉजिटिव चार्ज में किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, वो स्ट्रेट जा रही है, सीधी जा रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, खाली स्पेस है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है। जब दूसरा पॉइंट, बोले ठीक है चलो आपकी बात मान लेते हैं, मेरे पास में ये एक एटम है और इस एटम में लगभग पार्ट खाली है, ठीक है, बोल दिया उन्होंने ये बात। अब जब ये खाली स्पेस में से कोई भी रेज जा रही है, वो एकदम स्ट्रेट निकल रही है, ठीक हो गया, ठीक बात कह दी आपने। अब उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट सुनो, अगर यदि ये सेंटर में टकरा रही है, इस एटम के सेंटर में कोलैप्स करेगी, अगर यदि ये जो रे है, अल्फा पार्टिकल की रे है, जब सेंटर में कोलैप्स कर रही है, सेंटर में कोलैप्स करने का मतलब है अगर यदि वो इसके कांटेक्ट में आती है, सेंटर के कांटेक्ट में आती है, जब ये रेज इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यहां तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब वो इस एटम के जस्ट कॉर्नर से टकराएगी, जो सेंटर में है उसके कॉर्नर से टकराएगी, तो ये हल्का सा डेविएशन देगी, हल्का सा डेविएशन देगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, डेविएट होगी। और जहां पे वो डेविएट हो रही है, जहां पे वो डेविएट हो रही है, वो डेविएशन किसके पास हो रहा है, सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट के पास में हो रहा है। कि अगर उसके आसपास से निकलने की कोशिश कर रही है, कोई रे जो सेंटर पॉइंट है उसके आसपास से निकलने की कोशिश कर रही है, तो वो हल्का सा डेविएशन दे रही है। चलो भाई ठीक है, आप कह रहे हो, मान रहे हैं कि यहां से डेविएशन हो रहा है, हल्का हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात देखी, उन्होंने बोला कि अगर यदि हम सेंटर के बीचों बीच, अगर सेंटर के बीचों बीच हम इसमें अपनी रे को बम्बार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से बाउंसिंग होने लग रही है, बाउंस बैक हो रही है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे। सबसे बड़ी बात यहां से आती है,
और वो क्या आती है, उन्होंने एक बात कह दी, उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो एटम है वो सर्कुलर है, ठीक है, स्फेरिकल है, उसके सेंटर में, उसका जो सेंटर है उसके पास में कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो हैवी वेट कैरी कर रही है, जो हैवी वेट कैरी कर रही है। और वो हैवी वेट कैसा, कि जो उसका सेंटर पॉइंट है वो हैवी वेट अल्फा पार्टिकल की रेंज से भी ज्यादा भारी वेट रख रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में इस एटम का वेट कहाँ है, वो एटम का वेट सेंटर में ही एग्जिस्ट कर रहा है, सेंटर में ही एग्जिस्ट कर रहा है। इस एटम का जो वेट है वो कंप्लीट वेट सेंटर्ड है, कहाँ पे, सेंटर में। और वो सेंटर चार्ज कैरी कर रहे हैं पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पे बम्बार्ड करेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब उनमें रिपल्सन होगा तो मेरे पास में रेज वापस आ रही है। जब वो इसके कॉर्नर से टकरा रही है तो इनमें बाउंसिंग हो रही है, क्या, हल्के से एंगल पे डेविएशन हो रहा है, हल्के से एंगल से डेविएट हो रही है। लेकिन जब वो बिल्कुल सेंटर में टकरा रही है, जब आमने सामने से, एकदम आमने सामने से जब दो ट्रक आपस में टकराएंगे बिल्कुल बराबर वेट के, या एक छोटा एक बड़ा, या आप ये कह सकते हैं कि एक कार वाला आ रहा है और इधर से हमारे पास ट्रक आ रहा है, जब दोनों आमने सामने से टकराएंगे, सपोज करो, मान के चलो दो कार वाले आ रहे हैं, एक कार आगे से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, या ट्रक आ रहा है। अगर यदि ये कॉर्नर से टकराते हैं तो इनमें हल्का सा पीछे से कुछ हिस्सा टूट गया, कोई बात नहीं, टूट जाने दो, ये यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, कोई बात नहीं, टूट जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर यदि ये बिल्कुल आमने सामने से टकराते हैं तो क्या होगा, ट्रक तो वो जाके गिर गया, कार वहीं खड़ी है, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रक का वेट भारी है एज कंपेयर टू कार। तो कार क्या होगी, उछल के चली गई, लेकिन ट्रक थोड़ी सी डिस्टेंस में खिसका, लेकिन वहीं खड़ा है। बात क्लियर है। तो मेरे पास यहां से जो वेट है ये इनसे भी भारी है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में जो एटम है उसका सेंटर है वो वेट कैरी कर रहा है, और वेट नहीं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। इसी सेंटर पॉइंट को हमने नाम दिया न्यूक्लियस। उसने कहा कि न्यूक्लियस नाम की एक चीज है, न्यूक्लियस है जो सेंटर में है, और सेंटर में है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और यही पॉजिटिव चार्ज मेरे पास, इसको क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों है, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है, और सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया फिर नेगेटिव कहाँ। हमें तो ओवरऑल क्या बनाना है, एटम को न्यूट्रल बनाना है। सबसे बड़ा सवाल यहीं आके रुक रहा था। क्या चीज, उसने बहुत चीजें एक्सप्लेन की। क्या क्या चीज एक्सप्लेन की, कि जो एटम है, ध्यान से समझना आप इस चीज को, एटम है उसका लगभग पार्ट खाली है, ठीक है, ध्यान से समझना आप इस चीज को। क्या बोला है उसने, क्या क्या कंक्लूजन्स दिए इस एटम के, रदरफोर्ड के इस मॉडल से हमें क्या क्या पता चला। उन्होंने कहा मेरे पास में कोई भी एटम है वो सर्कुलर शेप का है, बिल्कुल ठीक बात कह दी आपने, सर्कुलर शेप का है, स्फेरिकल शेप है। उसका जो लगभग पार्ट है वो खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है। इसका जो सेंटर है उस सेंटर में इस पूरे एटम का वेट एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे ये सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो सेंटर होगा यही मेरा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, है मेरा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। हर किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि भाई किसी में ही न्यूक्लियस है, हर किसी में न्यूक्लियस होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला तो वही एक स्पीसीज है, और वो सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्लियर होगा, ठीक है। अब क्योंकि हम डाल्टन नाम पढ़ते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो सारे के सारे एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एटम है वो न्यूट्रल है। अब इसके दिमाग में ये बात भी आ गई कि एटम न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल एटम है लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहां है, नेगेटिव का है। आप कह रहे हो सारा स्पेस खाली है, बिल्कुल खाली पड़ा है, फिर एटम में इलेक्ट्रॉन कहां है इलेक्ट्रॉन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कहां होगी। फिर मैंने ये तो बोल दिया स्पेस खाली पड़ा है,
मैंने ये भी बोल दिया इसके न्यूक्लियस में है कौन, पॉजिटिव चार्ज। फिर तो ये एटम तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, फिर नेगेटिव का है जो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? अब वो बैठ के सोच रहे हैं, 1 साल निकाल दी, 2 साल निकाल दी, बैठ के सोच रहे हैं यार इलेक्ट्रॉन को तो पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन है कहाँ, नहीं पता है। घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं बार बार, कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी वो आसमान में जा रहे हैं, कभी वो धरती पे। एक बार वो आसमान में गए, फिर वहाँ पे सोचने लगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। जब उन्होंने बैठ के आराम से सोचा तो उनके दिमाग में आया सोलर सिस्टम। उन्होंने एक एग्जाम्पल अज्यूम किया सोलर सिस्टम का। उन्होंने क्या देखा सोलर सिस्टम का, कि हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, सन रिवॉल्व कर रहा है या फिर अर्थ रिवॉल्व कर रही है। मतलब मेरे पास में सोलर सिस्टम को अगर यदि देखें तो बिल्कुल वैसे का वैसा मेरा एटम है। क्या है? अर्थ है, रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, ठीक है, मान के चलना आप इस बात को। सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। सिमिलर तरीके से अगर मैं सन को न्यूक्लियस मानूं, अगर मेरा सन न्यूक्लियस है तो अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अगर रिवॉल्व कर रही है तो सेम तरीके से हम यहां कह सकते हैं कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, बहुत बड़ी बात वो कह के चले जाते हैं। और वो क्या चीज कह देते हैं? वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस रिवॉल्व कर रहे हैं, लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस आराम से खड़ा होके देखो सुनो ऐसा है, देखो सुनो ये बात है, रदरफोर्ड नहीं बोलते, नहीं, घूमने लग रहे हैं, उनमें मोमेंट है, वो रुके नहीं है अपनी जगह पे, एक जगह पे खड़े नहीं है। ये बात कौन सी हुई? चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन खड़े नहीं है एक जगह पे, मतलब मोमेंट कर रहे हैं, लगातार चलने लग रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कंक्लूजन दी। अब क्योंकि सभी के सभी तो इसी वेट में बैठे हैं ना कि भाई इसके मॉडल में कोई ना कोई तो कमी निकाले, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है एक साइंटिस्ट अपना कोई नई चीज़ दे देगा जो पुराने वाले की बात को वो करके कि साइड में नहीं, उसने जो बात बोली वो गलत बोली है, आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, तो लोग तो यही वेट करेंगे ना कि इसकी कमी निकालने की कोशिश करें, इसमें क्या कमी है, क्या हो सकती है कमी। तो यहाँ पे बैठ के सोचने लगे लोग। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ठीक है, क्या इनके पास में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, मान लो आप अगर यदि घर से चले, भाग दौड़ कर रहे हो, लगातार चल रहे हो, ठीक है, खाना खा के चले, तो आप में एनर्जी की कमी आएगी या आप में एनर्जी बढ़ेगी या उतनी रहेगी? मान लो आप घर से खाना खा पी के अच्छे से मस्त एकदम पूरी तरीके से आपका पेट भरा हुआ है, आप चलने की कोशिश कर रहे हो, आपको अब कह दिया जाए 50 किलोमीटर चलो, लगातार चलने लगे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे भी चल दोगे, फिर आपको लगेगा अब नहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में जितनी एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। कब हुई है? जब आप चल रहे हो तो आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई। क्या हुआ है? चलने पे एनर्जी खत्म होती है। क्या खत्म होती है? एनर्जी। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, भाई आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व करेगा तो उसके अंदर कोई एनर्जी होगी, और कोई चीज जो रिवॉल्व करती है, जो चीज रिवॉल्व कर रही है तो वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी रखती है, और जब एनर्जी रख रही है तो वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगी। मान लो पहले इस डिस्टेंस पे थी, मान लो जैसे आप घरों में देखते हो, आप टॉर्च को जलाना, टॉर्च यूज करोगे तो क्या होगा? जब वो फुली चार्ज है, 100% चार्ज है, तो वो बहुत तेज लाइट देगी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, वो डिक्रीज होके आएगी, और डिक्रीज होगी तो उसकी लाइट क्या होगी? पहले तो वो ऐसे थी, अब वो ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे उसकी लाइट खत्म हो जाएगी। अगर यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं
तो वो इस जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी उसमें खत्म हुई, एनर्जी उसमें खत्म हुई, एनर्जी उसमें खत्म हुई, खत्म हुई, खत्म हुई, खत्म हुई, खत्म। एक टाइम आया कि जब वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एक टाइम क्या आएगा कि वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं, उसमें एनर्जी की डिक्रीमेंट आएगी, तो वो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो सीधा न्यूक्लियस को हिट करेगा और न्यूक्लियस में जाके खत्म हो जाएगा। एटम बना ही नहीं। अरे भाई एटम बना कहाँ है? एटम तो यहां से घूम खत्म, मम। तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन क्या है? किसका? जो मेरे पास में रदरफोर्ड है, इसका लिमिटेशन क्या है? रदरफोर्ड का लिमिटेशन यही था, और वो क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स बताया उसने इसका रीजन कि भाई यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू ये रिवॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या था? इसका लिमिटेशन यही था कि वो एटम की एग्जिस्टेंस को ही क्लियर नहीं कर पा रहे थे। एटम एग्जिस्ट करता है, कब करेगा, कैसे रिवॉल्व होगा, पूरी तरीके से वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे इस बात को। क्योंकि जो थॉमसन की लिमिटेशन थी वो क्या थी कि भाई सारा सरफेस पॉजिटिवली है और बीच में उसमें नेगेटिव चार्ज है। अब वो चीज़ तो गलत हो गई, क्योंकि वो चीज़ तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, भाई एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देख लिया कि वो डाइवर्जन हो रहा है, उसने इस चीज़ को क्लियर किया। अब ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि भाई ठीक है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारी इस बात का जवाब दे दो कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो इसको कोलैप्स करेगा कि नहीं करेगा। वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसने एटम की एग्जिस्टेंस को नहीं बताया कि एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा। एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसका मतलब, तो क्योंकि एक टाइम आया जब वो कोलैप्सिंग हो गई तो खत्म हो गया, एटम ही खत्म हो गया। दूसरी चीज, जब आप आगे चल के पढ़ोगे लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे आपने सुना होगा हर किसी में अपना अलग डीएनए होता है, हर किसी का डीएनए अपना अलग होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मैचिंग है किसी के साथ में, ऐसा नहीं है। मेरा डीएनए अलग है, किसी और का अलग है, आपका अलग है, आपके फ्रेंड्स का अलग है, हर किसी में डीएनए अलग है। सिमिलर तरीके से हर एटम में लाइन स्पेक्ट्रम, आप आगे चलोगे कि हमारे पास में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम बनते हैं, या फिर हम हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे, वो आप आगे चल के पढ़ोगे इसी में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। वो जो स्पेक्ट्रम है वो हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का डीएनए अलग है, लेकिन वो कहता है कि स्पेक्ट्रम नाम की भी चीज़ होती कोई, वो इन स्पेक्ट्रम नाम की चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं बता पाया कि वो किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनते हैं, किस तरीके से उनमें कलर आता है, किसी भी चीज़ में कलर किस तरीके से आता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पोजीशन को चेंज करते हैं, कैसे हाइड्रोजन एटम या किसी भी अदर चीज़ के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइन स्पेक्ट्रम वगैरह कुछ नहीं बता पाया। इनके कुछ इस तरीके की लिमिटेशंस रही, जिनको आगे चल के क्लैरिफाई करते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बोर मॉडल भी पढ़ेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, जहाँ पे अभी तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अभी तक तो किसी को ये भी नहीं पता है न्यूट्रॉन नाम की चीज़ होती है, अभी तक किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया था कि यहाँ पे प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके आउटरमोस्ट में घूम रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से लिमिटेशंस इनको कवर अप करेंगे या ओवरकम करेंगे आगे आने वाले साइंटिस्ट, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बताता है, किस तरीके से वो एक्सप्लेन करता है, क्या चीज़ समझाने की कोशिश करता है, उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।